जहां देखो हर जगह मार्केट क्रैश की ही बात चल रही है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन मिला के मार्केट्स कंटिन्यू क्रैश कर रहे हैं। तो क्या शॉर्ट टर्म में ये मार्केट 10 से 15% और करेक्ट हो सकता है? क्या इस वॉलेटिलिटी के पीछे और कोई भी रीजंस है? और क्या इस वॉर से ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस में इम्पैक्ट पड़ेगा? और एज एन इन्वेस्टर क्या हमें अपना पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए या फिर इसको एज अ अपॉर्चुनिटी टू बाई की तरह देखना चाहिए? इस वीडियो को आखिर तक देखिए इन सभी सवालों के जवाब के लिए। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। मार्केट क्रैश के रीजंस। पहला, ईरान वर्सेस इजराइल वॉर। कुछ दिन पहले इजराइल ने सीरिया में एक ईरानियन एम्बेसी पे अटैक किया था, जिससे ईरान के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स की डेथ हो गई थी। जिसके जवाब में ईरान ने पिछले 2 दिनों में इजराइल से वॉर स्टार्ट कर दिया है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यूएस सपोर्ट कर रहा है इजराइल को और रशिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को। इस टेंस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं, ये सोच के कि अगर ये दो सुपर पावर्स यूएस और रशिया ये दोनों भी वॉर में उतर जाते हैं तो कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना स्टार्ट हो जाए। तो इसका मार्केट पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझने के लिए हमको हिस्ट्री में हुई सिमिलर सिचुएशन के डेटा से आइडिया लेना पड़ेगा। रशिया वर्सेस यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन पे ये वॉर स्टार्ट किया था फरवरी 2022 में, आज से ठीक 2 साल पहले। उस टाइम मार्केट 9% तक गिर गया था कुछ दिनों में ही, और कुछ महीनों के बाद ही मार्केट ने वापस अपना ऑल टाइम हाई लगाया। इजराइल वर्सेस हमास वॉर। ये वॉर स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2023 में। इस टाइम मार्केट ने 5% तक का करेक्शन दिखाया और अगले 1 मंथ के बाद ही मार्केट ने वापस अपना ऑल टाइम हाई बनाया और नॉन स्टॉप रैली दिखाता रहा आज तक। तो इन दोनों केसेस से ये तो समझ आ गया कि मार्केट ऐसी सिचुएशन में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन दिखाता है 5 से 10% तक का, लेकिन वापस उतनी ही जल्दी रिकवर भी कर जाता है। वहीं पे अगर हम कमोडिटी में ऑयल और गोल्ड की बात करें तो इन दोनों के प्राइसेस में हम वॉर के बाद स्पाइक देख सकते हैं। गोल्ड तो अभी वैसे ही अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अगर हम इसके पीछे की रीजनिंग जानना चाहे कि शेयर मार्केट क्यों फॉल करता है और गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, तो आप इसको ऐसे सोचिए कि जब भी ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या कुछ ऐसा इकोनॉमिक स्लोडाउन या कुछ ऐसा इवेंट होता है तो उससे मार्केट बहुत अनसर्टेन हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स उस केस में अपना जो पैसा है वो सारे रिस्की एसेट से निकाल के बहुत सेफ जगह लगाना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। तो इसलिए सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल के बाकी सेफ एसेट्स या जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, तो इन जगहों पे अपना पैसा लगा देते हैं। तो इसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस का तो स्टॉक मार्केट तो फिर गिरने लग जाता है और वहीं पे जो बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं, यील्ड होता है, और जो गोल्ड के प्राइसेस होते हैं ये बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न मार्केट्स के गिरने का है यूएस इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। यूएस में इन्फ्लेशन का टारगेट 2% रहता है और अभी वही इन्फ्लेशन 3% से ऊपर चल रहा है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है आरबीआई, वैसे ही यूएस की सेंट्रल गवर्नमेंट है फेड। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे टूल्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक यूज़ करती है। वैसे उनमें से ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है इंटरेस्ट रेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के या गिरा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। आइए जानिए कैसे। इसको ऐसे सोचिए, अगर इस टाइम पे जैसे हम सिचुएशन में ले कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, तो इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। उससे जो परचेजिंग पावर, जो लोगों के पास पैसा होता है हाथ में, वो कम हो जाएगा। लोग घर कम खरीदेंगे, लोग गाड़ी कम खरीदेंगे, बिकॉज सबकी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी होगी। तो जब लोग खर्चा कम करेंगे तो मार्केट में कम पैसा जाएगा और लोग कम चीज़ खरीदेंगे, तो जो आइटम्स की प्राइसेस होती है वो डिमांड कम होने की वजह से उनकी प्राइसेस भी कम हो जाएगी। और प्राइसेस कम हो गई तो बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है, महंगाई। जब महंगाई और प्राइस डायरेक्ट रिलेशन है, अगर प्राइसेस आइटम्स की कम हो गई मतलब आपका इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल आने लग गया। इस तरीके से सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करके इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। तो करंटली यूएस में हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए
फेड ने इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यूसली बढ़ाया था 2022 से अभी तक मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए। और अभी रिसेंट के इन्फ्लेशन डेटा में ये पता चला है कि इन्फ्लेशन घटने की जगह थोड़ी सी और बढ़ गई है, 3.2% से 3.5% हो गई है। सो अभी इन्फ्लेशन में ये स्पाइक का एक बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, बिकॉज जैसे ही थोड़े से वॉर ऐसी सिचुएशन आती है, ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देते हैं, सप्लाई चेन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ऑयल के प्राइसेस सबसे पहले बढ़ जाते हैं। तो ये एक मेन कारण है इन्फ्लेशन, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने का। तो अब इस इन्फ्लेशन के बढ़ने से हुआ ये कि कुछ टाइम पहले फेड ने इंटरेस्ट रेट कट्स होने के हिंट दिए थे, जिससे मार्केट्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब इंटरेस्ट रेट्स कट होंगी तो लोगों के लिए अच्छा होगा, वो नया घर लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, बिजनेस के इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम होंगे और वो और लोन ले पाएंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। बट अभी इन्फ्लेशन के और बढ़ने से ये जो इंटरेस्ट रेट कट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी जून से हो सकता है, वो डिले हो सकता है कि अब वो दिसंबर तक हो। तो कभी भी अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम अगर कुछ होता है तो मार्केट उसको नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो इस केस में इंटरेस्ट रेट अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून से कट होंगे, वो डिले हो गया। अब हो सकता है कि वो ईयर एंड तक पुश हो गए हैं कट होना, तो ये मार्केट ने इसको एज अ नेगेटिव काउंट किया है। तो वो जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो आपको मार्केट में एज अ प्राइस फॉल में आपको रिफ्लेक्ट होते नज़र आता है। सो इन दो रीज़न की वजह से मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल बना रह सकता है आने वाले टाइम में। सो इस क्रैश के पीछे की रीजनिंग तो हमने समझ ली है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि एज ए इन्वेस्टर इस पॉइंट में हमें क्या करना चाहिए। तो ये वॉर शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट को ज़रूर अफेक्ट करेंगे, मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है। कोई भी सुपर पावर, यूएस, रशिया, चाइना, ये यूरोप वर्ल्ड ट्रेड को किल करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि मार्केट डिप लेने के बाद वापस अच्छी रिकवरी दिखाता है। और इंटरेस्ट रेट अभी नहीं तो और 6 से 8 महीने के बाद कट होंगी, लेकिन वो कट होंगी ज़रूर। तो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए वो चीज़ अच्छी बात है। तो उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। और एक और पॉइंट कि मार्केट अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन के बाद एक अच्छी रैली दिखा सकता है अगर बीजेपी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत जाती है तो। सो इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि FIIs, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट को प्रेफर करते हैं। क्यों? बिकॉज अगर गवर्नमेंट एक स्टेबल होगी तो उसकी पॉलिसीज़ भी स्टेबल होगी, तो उससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है, तो इस वजह से वो उतना ही ज़्यादा पैसा किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ से हर 5% की फॉल में मार्केट में मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करता रहूँगा, बिकॉज आई बिलीव इन इंडिया स्टोरी। आई बिलीव कि इंडिया आगे जाके एक सुपर पावर बनेगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करेगा, जो कि एक नई वीडियो में आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे की रीजनिंग सॉलिड है ना, तो किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे जो ट्रेडर्स होते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, उनके लिए थोड़ा ज़रूर मुश्किल बन सकती है, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से ज़्यादा का है तो परेशानी की कोई भी बात नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मनी मोज़ेक, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हेल्प करने के लिए लाते रहेंगे और आइडेंटिफाई करते रहेंगे कई मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी ही एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमने रिसेंटली में आइडेंटिफाई करी थी जो 50% से ज़्यादा रिटर्न दे रही थी। वो जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो।